हेलो गाइस। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने क्वेश्चन नंबर 10 नहीं कराया। देखो, जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है और जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 है और जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, उनको हम लोग एक साथ करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 को करेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। जो लोग सोच रहे हैं कि सर प्लेलिस्ट में तो 10 मिल ही नहीं रहा, अभी मिल जाएगा। बट पहले इस वीडियो में हम लोग 11 को, 12 को, 13 को, 14 को करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक जैसे क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है आप लोग का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, गिवन बाय, देखो जितना मेरे को देखो एक्चुअल में ना पूरा क्वेश्चन एक साथ मत पढ़ा करो। जितना जितना आपको समझ में आता जाता है ना, उसको पढ़ा करो। ठीक है, ऐसी आपके क्वेश्चन की अप्रोच होती है करने की सॉल्व। ठीक है, देखो क्या बोला उसने, शो दैट द रिलेशन आर, ठीक है, इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। यानी कि जो आपको ए सेट दे रखा है ना, वो ए सेट क्या दे रखा है बताओ आप लोगों को। यहाँ पे ए सेट दे रखा है आप लोग को ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है बेसिकली। ठीक है, ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, मतलब जैसे आपके पास में कोई भी एक प्लेन होगा ना, तो उस प्लेन, जैसे मान लो, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, लेट से हमारे पास में कोई प्लेन है। प्लेन समझते हो आप लोग? प्लेन मतलब जैसे दो एक्सिस होती है ना आपके पास में। लेट से हमारे पास में ये दो एक्सिस है। ये मान लो आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक साथ रखते हो ना, तो एक प्लेन बन के तैयार हो जाता है। जैसे मैंने ये एक्स एक्सिस ली और वाई एक्सिस ली, तो दो एक्सिस को मिलाने पे प्लेन बन जाता है। मतलब एक प्लेन को बनने के लिए कम से कम दो एक्सिस तो चाहिए होती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो ना बात को? तो यहाँ पे देखो, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, तो एक प्लेन बनने के लिए दो एक्सिस चाहिए होती है। अब जैसे मान लो इस प्लेन में मैं सारे पॉइंट्स ले लूँ, मान लो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हर कोई भी पॉइंट ले लो आप लोग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ले लो, यही कहना चाह रहा है वो। यही तो बोल रहा है, ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। मतलब एक प्लेन में, जैसे हमारे पास में कौन सा प्लेन है बताओ आप लोग का? ये आप लोग का जो एक्स वाई प्लेन है ना, इस एक्स वाई प्लेन में आप बहुत सारे पॉइंट्स ले लो, यही कहना चाह रहा है वो। ठीक है, तो ऐसे ही हमने क्या करा, एक ए सेट ले लिया जिसमें हमारे पास में क्या है, ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, अब देखो इसका रिलेशन क्या दे रखा है। अब देखो आप सबको पता है कि अगर ए सेट क्या है, ये वाला है ना, ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, तो दूसरा भी ए सेट ही होगा, जो कि क्या होगा, ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, वो भी तो सेम ही होता है, ऐसे ही तो करते थे हम लोग अभी तक के क्वेश्चंस में। जैसे पहला सेट अगर ए है तो दूसरा भी हम लोग ए सेट ही ले लेते थे, तो वो भी कितना हो जाएगा बताओ, ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब ध्यान से देखो रिलेशन क्या दे रखा है इसके लिए। रिलेशन जो दे रखा है ना, सबसे पहले मैं रिलेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, उसने बोला रिलेशन के अंदर क्या मिलेगा आप लोग को, पी कॉमा क्यू मिलेगा। ठीक है, मतलब रिलेशन के अंदर क्या मिलेगा आप लोगों को, पी क्यू मिलेगा। और पी क्यू है क्या बेसिकली, देखो पी क्यू क्या है यहाँ पे, कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लेना, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी। ठीक है, डिस्टेंस जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, ऐसे ही लिख के आना है आपको पेपर में। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। पहले एक बार लिखने तो फिर समझाता हूँ। ठीक है, इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये क्या कह रहा है, ये सेट मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली। ठीक है, मतलब जैसे इसने, एक्चुअल में आप सबको पता है ना कि जो आपका पी होता है, जैसे ये पहला वाला जो होगा ना पी, ये पहला वाला पी कहाँ से आएगा, पहले वाले सेट से। और ये वाला जो क्यू होगा वो कहाँ से आएगा, आपका दूसरे वाले सेट से। इतना तो आपको पता ही है। अब ये बोल रहा है कि जैसे मान लो आपने क्या करा, लेट से मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, मैं अपनी एक्स वाई एक्सिस बना लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस बना लेता हूँ अपने। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं एक्स वाई एक्सिस बनाऊंगा ना, देखो आप सबको पता ही है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है एक्स हो जाएगी और वर्टिकल वाली लाइन वाई हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही मैं एक्स वाई एक्सिस बनाई ना अपनी, तो देखो जैसे आपको पता है कि यहाँ पे देखो, पहला वाला सेट क्या है, ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। दूसरा वाला सेट भी क्या, ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो उसने बोला कि जैसे आप पहले वाले में से कोई एक पॉइंट ले लो और दूसरे वाले में से भी कोई एक पॉइंट ले लो। मतलब जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, क्या, पी पॉइंट ले लिया, और एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, क्या, क्यू। अच्छा, ओरिजिन क्या होता है, जैसे ही आपकी ये एक्स एक्सिस है ना और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मीट करती है, देखो यहाँ पे मिल रही है ना ये,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे मिलती हैं, तो जहाँ पे ये मिलती हैं उसको बोला जाता है बेसिकली ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिल रही है ना, इसको ओरिजिन बोल दिया। तो ओरिजिन को हम ओ से दिखा देते हैं। देखो वो बता क्या बोल रहा है कि जैसे आपने जो भी पॉइंट लिया ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। पॉइंट पी कहाँ से लिया होगा मैंने, इस ए सेट से, क्योंकि ए सेट में भी तो सारे पॉइंट्स ही हैं, दूसरे वाले सेट में भी सारे पॉइंट ही हैं। तो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। ठीक है, तो क्या हुआ बेसिकली, उसने बोला कि ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस आपकी पी की है ना, ओरिजिन से उतनी ही डिस्टेंस क्यू की भी होगी। मतलब रिलेशन ये है कि अगर आप कोई भी दो पॉइंट लोगे ना, तो उन दो पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल होगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई, अगर मैं एक और पॉइंट पे ले लूँ, मान लो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लूँ, ठीक है, तो ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस, देखो सबकी डिस्टेंस तो सेम ही हो गया। आपने पी ले लिया, क्यू ले लिया, मान लो ये आर पॉइंट है, तो आर से ओरिजिन की डिस्टेंस भी सेम होगी। मतलब अगर ओरिजिन से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, मतलब अगर आप कोई भी दो पॉइंट लोगे ना, तो उन दो पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम आएगी, बस कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या प्रूव करना है, बेसिकली हमें बताना है ये जो आप लोगों का रिलेशन होगा ना, ये जो आपके पास में क्या है यहाँ पे रिलेशन है ना, ये रिलेशन आपका कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें प्रूव करना है। देखो गाइस, आप लोगों को पता ही है रिलेशन को इक्विवेलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है। अगर मैंने 3 स्टेप फॉलो कर ली, मतलब रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव फॉलो कर दिया, तो वो इक्विवेलेंस बन जाएगा। अब आप खुद सोच के देखो, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि अगर मान लो पहला पॉइंट पी ले लूँ, तो दूसरा पॉइंट भी पी ही होगा। सोच के देखो, जैसे आप यहाँ पे समझो, लेट से हमारे पास में दो एक्सिस थी ना, ये मान लो आपके पास में एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास में वाई एक्सिस है, और ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है ना, कि अगर आपने पहला पॉइंट पी ले लिया, तो दूसरा भी पी लेना पड़ेगा। पहला ए है तो दूसरा भी ए ही होता है, मतलब सेम सेम होता है ना। तो अगर मान लो ये पॉइंट आपका पी पॉइंट है, ठीक है, ये लेट से पी पॉइंट है, तो पहला पॉइंट पी ये है, तो दूसरा पॉइंट पी भी तो यही होगा, सेम ही पॉइंट तो होगा। समझ पा रहे हो बात को। तो ओरिजिन से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस और फिर ओरिजिन से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो दोनों सेम ही होंगे ना यार। सोच के देखो, अगर आपने एक ही पॉइंट लिया ये वाला, मतलब मैंने दो पॉइंट लिए सेम जगह पे, जैसे एक पॉइंट पी था वो भी वहीं पे, दूसरा पॉइंट पी भी वहीं पे है, क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव के लिए तो पहला पी है तो दूसरा भी पी होगा ना। तो दोनों सेम, देखो रिलेशन क्या बोल रहा है कि अगर आप कोई भी दो पॉइंट लोगे ना, तो वो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। अब सोचो अगर पहला पॉइंट यहाँ पे और दूसरा पॉइंट भी यहीं पे, तो वो तो सेम डिस्टेंस पे ही होंगे ना ओरिजिन से। तो यस, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या होगा बताओ आप लोग का, रिफ्लेक्सिव होगा, बिकॉज बिकॉज एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। हर ए कॉमा ए रिलेशन में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आप पहला पी ले रहे हो दूसरा भी पी होगा, और ओरिजिन से तो सेम डिस्टेंस ही होगी ना दोनों पॉइंट की। भाई अगर पॉइंट ही एक है, ठीक है, मतलब अगर आपका पहला पी है, दूसरे से मैं हूँ और मैं हूँ, तो मेरी तो एक जगह से, मान लो अगर मैं अपनी बात ही करूँ, ठीक है, लेट से यहाँ पे मान लो मैं खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मैं अपने घर से डिस्टेंस देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे होम से मैं अपनी डिस्टेंस देख रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो मैं अपने घर से अपनी डिस्टेंस देख रहा हूँ ना, तो मान लो कितनी है, मान लो 5 मीटर है, ठीक है, मेरी डिस्टेंस यहाँ पे हूँ मैं 5 मीटर है, और दूसरा बंदा भी यहीं पे खड़ा है, ठीक है, तो उसकी भी तो वहाँ से 5 मीटर डिस्टेंस ही होगी, तो डिस्टेंस तो सेम ही होगी ना अगर पॉइंट सेम जगह पे है तो यही कहना चाह रहा हूँ बस मैं। तो आर आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सोच के देखो, आर सिमेट्रिक होगा क्या। भाई आर सिमेट्रिक होने का मतलब पता क्या है, जैसे अब अगर आप दो पॉइंट ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया ना, आप एक पॉइंट और ले लो क्यू, ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि ओरिजिन से पी पॉइंट तक की जितनी डिस्टेंस है, तो ओरिजिन से क्यू पॉइंट तक की भी उतनी डिस्टेंस होगी। मतलब जैसे मैं ये कह रहा हूँ, आप खुद सोच के देखो कि ये जो आर है ना, ये आर सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो यस, दिस आर इज सिमेट्रिक, बिकॉज क्यों आर सिमेट्रिक है मैं रीज़न भी बताता हूँ, ठीक है। मतलब मान लो अगर आप लोगों ने क्या करा, आर सिमेट्रिक क्यों होगा मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आर इज सिमेट्रिक बिकॉज, जैसे आपने बोला पी क्यू रिलेशन में है, ठीक है, तो पी क्यू के रिलेशन में होने का मतलब क्या है बताओ। भाई पी क्यू के रिलेशन में होने का मतलब है कि पी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस और क्यू पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस दोनों सेम होगी। मतलब ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस और ओ से लेके क्यू तक की डिस्टेंस दोनों सेम होगी। अब अगर पी क्यू है तो इसका उल्टा क्यू पी भी तो रिलेशन में आ जाएगा, इसका उल्टा क्यू पी भी तो रिलेशन में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलो ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस अगर इक्वल है ओ से लेके क्यू तक की, तो उल्टा बोल लो ओ से लेके क्यू तक की डिस्टेंस है ओ से लेके पी तक की, तो वो भी तो बराबर ही होगी। अगर मान लो ओ से लेके पी तक 5 मीटर है, तो ओ से लेके क्यू तक भी 5 मीटर है, तो उल्टा भी बोल दोगे तो सेम ही तो रहेगा।
तो आर तो आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब सोच के देखो आर क्या आपका ट्रांजिटिव होगा क्या? यस, आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, क्योंकि देखो ट्रांजिटिव में अब मैं 3 पॉइंट ले लूँगा ना अगर, आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या सीन होता है, जैसे आपने एक और पॉइंट ले लिया, ठीक है, लेट से यहाँ पे ले लेता हूँ मैं आर पॉइंट। तो खुद सोच के देखो ओ से लेके पी तक जितनी डिस्टेंस होगी, चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको ऐसा समझाता हूँ, ठीक है। मान लो आपने पहले 2 पॉइंट लिए थे, कौन कौन से? पी क्यू। मान लो पी क्यू आपका रिलेशन में, पी क्यू रिलेशन में होने का मतलब क्या है कि पी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस और क्यू पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है, मतलब ओ से लेके पी तक और ओ से लेके क्यू तक बराबर है। तो अगर पी क्यू रिलेशन में है, क्यू आर रिलेशन में है, ठीक है, जहाँ से दूसरा एंड होता है ना वहीं से दूसरा स्टार्ट होता है, तो क्यू आर रिलेशन में होने का मतलब क्या है कि क्यू की ओरिजिन से डिस्टेंस और आर की ओरिजिन से डिस्टेंस वो भी इक्वल होगी। तो अगर देखो सोचो ना, अगर पी की ओरिजिन से डिस्टेंस और क्यू की ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, और क्यू की ओरिजिन से डिस्टेंस और आर की ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है, तो पी की फिर आर, मतलब अगर मैं पी आर भी तो रिलेशन में हो जाएगा आप लोग का, क्योंकि फिर ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस ओ से लेके आर तक की डिस्टेंस के बराबर ही तो हो जाएगा। सोचो ना, अगर ओ पी बराबर है ओ क्यू के और ओ क्यू बराबर है ओ आर के, तो ओ पी भी तो ओ आर के बराबर हो जाएगा। अब देखो यही तो सीन होता है ट्रांजिटिव के लिए। अगर आप इसको ए बी बोल दो, जैसे पी को ए बोला क्यू को बी बोला, तो ए बी अगर रिलेशन में है तो बी का यहाँ पे बी है ना, तो बी सी भी रिलेशन में, ए बी है बी सी और ए सी भी अगर रिलेशन में, तो ट्रांजिटिव हो जाता है। तो ये आप लोगों का यहाँ तक का पार्ट। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है ना, तो आप क्या बोल सकते हो, आर कैसा रिलेशन है बताओ आप लोग का? आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ऐसा लिख देना, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आर कैसा रिलेशन है बताओ आप लोग का? इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। आगे हमें क्या शो करना है, देखो आगे हमें ये भी शो करना है कि फर्दर शो दैट द पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0,0। ये क्या कह रहा है मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज अ सेंटर, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ आपकी क्या कहना चाह रहा है ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसने पता क्या बोला, इसने ये बोला, जैसे अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, ठीक है, ऐसे मैं बढ़ा दूँ इसको। इसने बोला कि अगर आप लोग ना ये जो पी पॉइंट से रिलेट करते हुए सारे पॉइंट बनाओ, पी पॉइंट से रिलेट करते हुए सारे पॉइंट का मतलब क्या है कि ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पी पॉइंट की थी ना उतनी डिस्टेंस पे आप सारे पॉइंट लो, मतलब यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस ले लो आप, जितने भी पॉइंट ले रहे हो, आर एस जितने भी पॉइंट ले रहे हो, बस वो कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, पी इज नॉट इक्वल टू 0,0। 0,0 कहाँ पे होता है? ओरिजिन पे। ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ही होते हैं 0,0, तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लेना बस, तो वहाँ पे तो हम ले भी नहीं रहे, हम तो देखो ये वाले पॉइंट ले रहे हैं ना, जैसे जितनी डिस्टेंस ओ से लेके पी तक है, जितनी डिस्टेंस ओ से लेके आर तक है, तो बोल रहे हैं इन सारे पॉइंट्स को जब आप कनेक्ट करोगे ना, जैसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, जैसे यहाँ से ये भी एक पॉइंट ओरिजिन से होगा, मतलब आपको ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल हो, जैसे ओरिजिन से लेके पी पॉइंट तक की डिस्टेंस जितनी है ना, ओरिजिन से लेके आर तक, ओरिजिन से लेके क्यू तक, सबकी डिस्टेंसेस सेम होनी चाहिए। और इन सारे पॉइंट्स को जब आप कनेक्ट करोगे ना, तो वो बोल रहा है कनेक्ट करने पे क्या एक सर्कल बनेगा बताओ? कनेक्ट करने पे क्या एक सर्कल बनेगा? तो यस, यहाँ पे एक सर्कल बनेगा। मैं समझाता हूँ सर्कल क्या होता है। देखो गाइस आप लोगों ने सबने इतना तो पता है आपको सर्कल क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ आपको सर्कल क्या होता है। आपको इतना पता है कि सर्कल में क्या होता है ना, बीच में एक फिक्स पॉइंट होता है। अब यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस, मान लो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, आपने एक पॉइंट लिया, फिर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे भी आपने एक पॉइंट लिया, फिर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपने एक पॉइंट लिया, फिर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, फिर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लिया आपने, ठीक है, ठीक है। और इन सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, ऐसे जब आप ज्वाइन करोगे, तो देखो ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, आप जितने भी पॉइंट्स लोगे ना, जितने भी पॉइंट्स लोगे, तो सर्कल क्या होता है बेसिकली? सर्कल इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ही तो होता है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और जो कि इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ये जो फिक्स पॉइंट होता है ना, इस फिक्स पॉइंट का नाम होता है सेंटर। इस फिक्स पॉइंट का नाम क्या होता है आपके पास में? सेंटर होता है, जिसको हम ओ से दिखा सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी पॉइंट ले लो सर्कल पे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, वो सब इक्वली तो होंगी। समझ पा रहे हो बात को? और यहाँ पे भी तो ऐसे सीन है, देखो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से लेके आप कोई भी जैसे आप यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ले लो और कोई पॉइंट ले लो यहाँ पे टी, तो आप जितने भी पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे ना यहाँ पे, तो एक सर्कल ही बन करके तो आएगा आप लोग का, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यस, आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे यस, है ना, ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पी,
ठीक है, यस ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पी इज द सर्कल। ठीक है, क्या फॉर्म कर रहे हैं वो, एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं विद ओरिजिन एज अ सेंटर, जिनका सेंटर क्या है यहाँ पे, ओरिजिन है। ठीक है, विद ओरिजिन एज अ सेंटर। ठीक है, जिनका सेंटर क्या है यहाँ पे, ओरिजिन है। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया, लिख दिया था ना आपको, ओरिजिन एज अ सेंटर। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास में कौन सा, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो गाइस अब हम लोग करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, बस देखो लैंग्वेज लोगों को टफ लगती है, बट लैंग्वेज टफ उतनी है भी नहीं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ जाता है फिर इजी है सब कुछ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आप लोग का, देखो ये बोल रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। तो सबसे पहले सेट लिख दिया करो आप लोग। ठीक है, तो सेट ए क्या है बताओ यहाँ पे, सेट ए है आप लोगों का क्या, ऑल ट्राइंगल्स का। ठीक है, तो सेट मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल ट्राइंगल्स का सेट। अब अगर पहला सेट ऑल ट्राइंगल्स का है तो दूसरा सेट भी किसका होगा बताओ आप लोग का, ऑल ट्राइंगल्स का ही हो जाएगा। सारे ट्राइंगल्स के सेट ही तो आ जाएंगे आप लोग के, जितने भी ट्राइंगल होते हैं, जितने भी ट्राइंगल आपने पढ़े हुए हैं। अब कौन कौन से ट्राइंगल पढ़े हुए हैं बताओ आप लोगों ने, कौन कौन से ट्राइंगल पढ़े हैं, सारे ट्राइंगल पढ़े हैं आपने। जैसे आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल भी पढ़ लिया होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। आपने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी पढ़ा होगा जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। आपने स्केलर ट्राइंगल भी पढ़ा होगा, आपने राइट एंगल ट्राइंगल भी पढ़ा होगा। मतलब जितने भी ट्राइंगल आपने पढ़े हैं वो सारी ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सारी ट्राइंगल्स लेना है, सेट वो बोल रहा है। अब देखो रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिलेशन के अंदर आपको कोई भी दो ट्राइंगल लेने, T1 और T2। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल लेना है T1 और T2 सच दैट कि T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, मतलब जो T1 ट्राइंगल होगा ना वो सिमिलर होगा किसके, T2 के। ये आपको रिलेशन दे दिया और आगे क्या बोल रहा है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, पहले आपको इतना प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ तक का बात प्रूव कर लेते हैं कि ये क्या है, आपके पास में एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, देखो तो ये चीज़ हम लोग को प्रूव करनी है कि ये कैसा है आप लोगों का, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं पहले कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको एक टर्म समझाता हूँ कि सिमिलर टर्म का मतलब क्या होता है बेसिकली। ठीक है, देखो तो यहाँ पे जो हम टर्म सबसे पहले सीखने वाले हैं ना, दैट इज़ योर सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं। ठीक है, वैसे तो ये टेंथ में पढ़ाया जाता है आप लोग को, बट कोई नहीं, सीख लेते हैं यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में, देखो सिमिलर ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल होते हैं ना जिनका शेप जो होगा ना, जिनका शेप तो सेम होता है बट उनका जो साइज़ होता है ना वो साइज़ डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो ये आपके पास में मैंने एक ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, ये मैंने एक ट्राइंगल लिया और ये मैंने एक ट्राइंगल और ले लिया। ठीक है, अब गाइज अगर आप इन दो ट्राइंगल को देखो ना, जैसे ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल, अगर आप इन दो ट्राइंगल को देखोगे ना तो इनका शेप दोनों का सेम है। शेप कैसे सेम है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, लेकिन इनका साइज़ देखो डिफरेंट है, इनका साइज़ डिफरेंट है। ठीक है, और सिमिलर ट्राइंगल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और होती है कि जब आप इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालते हो ना, जब आप इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इनका क्या आ रहा होता है, इक्वल आ रहा होता है। ठीक है, जैसे समझाता हूँ कैसे। मान लो ये वाली साइड कितनी है आपकी, इसको ट्राइंगल को नाम देते हैं ABC और इसको नाम देते हैं DE और F। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल है ABC, ये एक ट्राइंगल है DEF। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने मान लो A से लेके B तक आपका 2 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, फिर ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, और ये आपका 4 सेंटीमीटर है, और ये मान लो कितना है आप लोगों का 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालो जरा, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालने का मतलब पता क्या है, मतलब जैसे मैं आपसे बोल लूँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालने वाला, जैसे ये मैंने ए बी लिया ना यहाँ पे, ए बी, तो ए बी के अपॉन में पता क्या, जैसे देखो मैंने इस ट्राइंगल का ए बी लिया तो इस ट्राइंगल का मैं डी ई ले लूँगा, क्योंकि यहाँ से मैंने ए बी उठाया तो यहाँ से डी ई उठा लूँगा। ठीक है, वो कितना आ रहा है चेक कर लो, 2, ए बी कितना है 2 और डी ई कितना है बताओ 4, तो उसको कैंसिल करो तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आ गया। ऐसे ही जब आप बी सी अपॉन ई एफ निकालोगे, बी सी अपॉन में ई एफ, तो बी सी कितना है चेक करो 3 सेंटीमीटर, तो 3, और ई एफ कितना है बताओ 6, तो ये भी कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, ऐसे ए सी निकालो जरा,
और ए सी, देखो आपने इस ट्राइंगल का ए सी लेना तो इस ट्राइंगल का डी एफ ले लो, इसको निकालो जरा। ए सी कितना है बताओ आप लोग का 4, और डी एफ कितना है बताओ आपका 8, तो 4 1 4, 4 2 8, तो 1/2। मतलब देखो ना, जब इस साइड का इस साइड से रेशियो निकाला, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब अगर इस ट्राइंगल की वाली साइड ली तो इस ट्राइंगल की वाली साइड ली, तो इसके अपॉन में दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस करने पे इक्वल आ रहा है सबकी, देखो ना 1/2 1/2 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इन दो ट्राइंगल को हम सिमिलर ट्राइंगल बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है। तो आप पता क्या बोल सकते हो, देखो ट्राइंगल का साइन होता है ना ये वाला, तो ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा, ये होता है सिमिलर का साइन, ठीक है। किसके सिमिलर होगा, डी ई एफ के, ठीक है। तो ट्राइंगल डी ई एफ के वो सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सबसे पहले सिमिलर ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल अगर समझ में नहीं आया तो इसलिए मैंने ये समझा दिया आप लोग को, ठीक है। अब जब हम सिमिलर ट्राइंगल समझ जाते हैं ना, तो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बात होती है इक्विवेलेंस रिलेशन की, ठीक है। तो गाइज आप खुद बताओ, जैसे मान लो आपने कोई भी, देखो आपको पता ही है जैसे कि T1 वाला ट्राइंगल पहले सेट में से आएगा, ये T2 वाला ट्राइंगल दूसरे सेट में से आएगा। तो T1 क्या बोल रहा है, T1 इज, देखो रिलेशन यही है कि T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। तो जैसे मान लो ना, आप खुद सोच के देखो आप लोग, कि मान लो अगर एक ट्राइंगल T1 है, ठीक है, एक ट्राइंगल T1 है और दूसरा ट्राइंगल भी T1 है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए पता क्या होता है, आपको पता ही है कि अगर पहला T1 है तो दूसरा भी T1 ही होगा, ठीक है। पहला अगर हमारे पास में T1 है ना, तो दूसरा भी क्या होगा बताओ आप लोग का, T1 ही तो होगा, ठीक है। तो पहला T1 है तो दूसरा भी T1 ही होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये R रिफ्लेक्सिव होगा? यस, R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज यहाँ पे पता क्या होगा, एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर आप कोई भी दो सेम ट्राइंगल ही ले लो ना यार, जैसे मान लो इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, इसकी साइड भी 2 सेंटीमीटर है, इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब आप इनका रेशियो निकालो, देखो 2 के अपॉन में 2 करोगे तो 1 आ जाएगा, 3 के अपॉन में 3 करोगे तो भी 1 आ जाएगा, 4 के अपॉन में 4 करोगे 1। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर ही तो आ रहा है, तो बस आर आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो बस आर क्या हो जाएगा बताओ आप लोग का, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब आप कुछ सोच के देखो, आर सिमेट्रिक होगा क्या? तो यस, आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो। आर क्या हो जाएगा बताओ आप लोगों का, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो। क्यों? मान लो आपने चलो दो ट्राइंगल ले लिए, ठीक है। लेट से मैंने एक ट्राइंगल लिया T1 और एक ट्राइंगल लिया मैंने T2। मान लो T1 T2 रिलेशन में है, तो T1 T2 का रिलेशन में होने का मतलब पता क्या है, कि T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। T1 क्या है बताओ आप लोग का, सिमिलर है T2 के। अब अगर आप इनका उल्टा ले लो, मतलब मैं पहले T2 ले लूँ फिर T1 ले लूँ, तो ये भी तो रिलेशन में आएगा ना यार। कैसे भाई, अगर T1 सिमिलर है T2 के तो T2 भी तो सिमिलर होगा ना T1 के, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ऐसे सोचो ये ट्रांजिटिव भी तो हो जाएगा, तो R इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। अब सोचो ये ट्रांजिटिव कैसे होगा, मान लो आप कोई भी 3 ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। 3 ट्राइंगल ले लो, पहले लिया मैंने T1 और T2, फिर लिया मैंने यहाँ पे T2 और T3, और फिर लिया मैंने यहाँ पे क्या, T1 और T3। मान लो ये आपका रिलेशन में है, तो T1 T2 का रिलेशन में होने का मतलब क्या है, कि T1 इज सिमिलर टू T2। T2 T3 का रिलेशन में होने का मतलब क्या है, कि T2 इज सिमिलर टू T3। अगर T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 T3 के सिमिलर भी तो हो जाएगा। यस, T1 इज सिमिलर टू T3, तो ये भी तो रिलेशन में आ जाएगा। तो ट्रांजिटिव हो गया नहीं हो गया बताओ। ट्रांजिटिव के लिए ये होता है ना, अगर ये पहला ए है तो ये बी हो जाएगा, और T2 को बी बोल दे तो ये बी और ये सी। तो ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, और वो हो रहा है, देख लो। समझ पा रहे हो ना बात को, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका ये पार्ट खत्म हो जाता है। अब आगे क्या कह रहा है वो, अब मैं आपको समझाता हूँ आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है आप लोग का। देखो आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल। आपको 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिए गए हैं, ठीक है। पहला आपका T1 ट्राइंगल कौन सा है, विद साइड्स 3 4 5। तो मैं यहाँ पर ट्राइंगल बना देता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। अच्छा देखो, ये रिलेशन दोनों तीनों है ना, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो आप क्या बोल दोगे, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब मान लो आपने ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है। लेट से मैंने ये ट्राइंगल बना दिया ABC। फिर आपने एक और ट्राइंगल बनाया, क्योंकि उसने 3 ट्राइंगल बनाने के लिए बोले ना, तो पहले मैं 3 ट्राइंगल बना लेता हूँ, DEF, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल मैं बना देता हूँ यहाँ पे क्या, तीसरा ट्राइंगल सॉरी, GH
आई, ऐसे ही उसने बोला था ना यार, देखो इसलिए बना दिए मैंने, क्या दिक्कत है बताओ। ऐसा बोला ना उसने, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल, 3 राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करने थे ना, तो पहले मैंने T1 बोला, ठीक है। अब देखो T1 ट्राइंगल की साइड क्या क्या दे रखी है, 3 4 5, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसकी साइड क्या क्या दे रखी है आप लोग को, 3 4 5, ठीक है, ऐसे लिख दी मैंने। अगले वाले ट्राइंगल की साइड क्या दे रखी है बताओ आप लोग को, 5 12 13, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 12 13, ठीक है। और अगले ट्राइंगल की साइड्स क्या दे रखी है बताओ आप लोग को, 6 8 10, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 8 10। अब वो पता है क्या पूछ रहे हैं आप लोगों को कि विच ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड, मतलब इनमें से कौन से ट्राइंगल आप लोगों के, कौन से ट्राइंगल्स आपस में रिलेटेड है, ये आप लोगों को पूछ रहा है। देखो अगर गाइस आप ध्यान से देखो ना, इन तीनों ही ट्राइंगल में एक बात इंपॉर्टेंट है, पता क्या, इन तीनों ही ट्राइंगल में एक इंपॉर्टेंट बात है, वो पता क्या है, कि अगर आप इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालो और अगर वो इक्वल आ गया तो आप बोल देना वो सिमिलर है। जैसे जैसे मैं आपको समझाता हूँ, लेट से आप इस ट्राइंगल की बात कर लो, ABC वाले की, अगर आप इस ट्राइंगल को देखो ना और इस GHI वाले के साथ ट्राइंगल के साथ सिमिलैरिटी देखना, जैसे यहाँ पे देखो AB की ये वाली साइड कितनी है बताओ 3, और इसकी ये वाली साइड कितनी है बताओ 6। अगर आप ऐसे निकालोगे ना, देखो इस वाले ट्राइंगल की कितना ले लिया आप लोगों ने AB, और इस वाले ट्राइंगल का कितना ले लिया बताओ मैंने GH, तो ये कितना आ रहा है बताओ आप लोग का, AB कितना है 3 और GH कितना है बताओ 6, तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 आ जाएगा। तो AB के साथ में GH लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद BC के साथ में HI लिख दो जरा, BC के साथ में HI, तो BC के साथ देखो BC कितना है आप लोग का 4 और HI कितना है बताओ आप लोग का 8, इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ऐसी AC है, AC के साथ GI लिख के देखो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिख रहे हैं ना हम लोग, तो AC के साथ जैसे ही GI लिखूंगा, देखो AC कितना है 5 और GI कितना है बताओ आप लोग का 10, तो 5 के साथ 10 लिखोगे तो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, देख लो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वली तो आ रहा है सबका, है ना। मतलब ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल से सिमिलैरिटी रखता है, तो हम क्या बोल देंगे, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद किसके साथ में, ट्राइंगल GH और I के साथ में, इस तरीके से बोल सकते हो आप लोग। तो ये हो गया बेसिकली आपके पास में कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आप लोग को ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो अब हम लोग करते हैं यहाँ पे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपके पास में, ये बोल रहा है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स, यानी कि जो सेट दे रखा है ना आप लोगों को, सेट किसका दे रखा है यहाँ पे, ऑल पॉलीगन्स का सेट दे रखा है, ठीक है। तो सारे पॉलीगन्स का सेट दे दिया। पॉलीगन अभी समझाता हूँ पॉलीगन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको पता है पहला सेट पॉलीगन का है तो दूसरा सेट भी हम लोग किसका ले लेंगे बताओ, पॉलीगन का ही ले लेंगे, ठीक है। तो दूसरा सेट भी किसका हो जाएगा बताओ आप लोग का, ऑल पॉलीगन्स का, ठीक है। अब इसमें रिलेशन देखो आप लोग, रिलेशन क्या दे रखा है गाइज आप लोगों को, रिलेशन में ये दे रखा है कि P1 P2 ऐसे दो पॉलीगन ले लो आप लोग, एक P1 और एक P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि P1 और P2 में ना सेम नंबर ऑफ साइड्स ही होंगे, ठीक है, ये कहना चाह रहा है वो। तो देखो अब आप एक चीज़ सोचो ना, उसने बोला कि P1 और P2 में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, ठीक है। पहले मैं आपको समझाता हूँ पॉलीगन का मतलब क्या होता है, देखो ठीक है, पॉलीगन टर्म, ठीक है। तो जो आपका पॉलीगन होता है ना, पॉलीगन्स का मतलब होता है, देखो आपने जैसे अभी तक कौन कौन से पढ़े हैं, जैसे आपने ट्राइंगल पढ़ा हुआ है, तो ट्राइंगल भी एक पॉलीगन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ट्राइंगल मतलब जो क्लोज फिगर होता है ना, क्लोज फिगर ऐसा बोल दो आप, क्लोज फिगर होता है, ठीक है, जो आपका क्लोज फिगर होता है, बस उसी को हम पॉलीगन बोल देते हैं। जैसे ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, आप रेक्टेंगल बना लो, तो रेक्टेंगल कितनी साइड वाला पॉलीगन है, 4 साइड वाला पॉलीगन है, ठीक है। ट्राइंगल कितनी साइड वाला पॉलीगन है आप लोगों का, 3 साइड वाला। ऐसे पेंटागन भी होता है, पेंटागन, ठीक है, पेंटागन, तो पेंटागन में कितनी साइड है, 5 साइड है, हेक्सागन में 6 साइड होती हैं। तो पॉलीगन्स का मतलब होता है क्लोज फिगर, मतलब जैसे क्लोज फिगर वाले जो होते हैं ना, उन्हीं को हम पॉलीगन्स की कैटेगरी में डाल देते हैं, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागन, पेंटागन, ये सब, ठीक है। तो अब वो पता क्या बोल रहा है आप लोगों को, कि देखो वो बोल रहा है आपके पास में कि आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है यहाँ पे, कि अगर आप कोई भी दो पॉलीगन लेते हो ना तो उनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप खुद सोच के देखो कि हमें इस रिलेशन को क्या प्रूव करना है बेसिकली, कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। अब आप खुद सोच के देखो इक्विवेलेंस के लिए क्या होता है, अगर हम मान लो देखो दो पॉलीगन लेने ना,
भाई पहला वाला पॉलीगन भी इसी में से आएगा, दूसरा वाला पॉलीगन इसमें से आएगा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी दो पॉलीगन ले लोगे ना, तो उन दो पॉलीगन के सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। ये तो बोल रहा है। अब मान लो अगर मैंने पहला पॉलीगन P1 लिया, भाई रिलेशन के लिए क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये R ना रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्यों है? बिकॉज एवरी ए कॉमा ए, मतलब अगर आप कोई भी ए कॉमा ए ले लो, मतलब कोई भी दो पॉलीगन ले लो जो सेम है, जैसे मान लो मैंने एक पॉलीगन ट्राइंगल लिया और दूसरा पॉलीगन भी मेरे को ट्राइंगल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना पहला पॉलीगन अगर P1 है तो दूसरा पॉलीगन भी P1 ही लेना पड़ता है। किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए। अगर आप पहला, अब देखो पहला पॉलीगन ट्राइंगल है, दूसरा पॉलीगन भी ट्राइंगल ही होगा, तो पहले वाले ट्राइंगल में कितनी साइड है? 3। दूसरे वाले ट्राइंगल में कितनी साइड है? 3। तो दो में सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए ना, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। जैसे अगर आपने पहला पॉलीगन रेक्टेंगल लिया होता तो उसमें 4 साइड है, तो दूसरा पॉलीगन भी रेक्टेंगल ही लेना पड़ता, तो उसमें भी 4 साइड ही है। समझ पा रहे हो ना बात को? तो आर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आर क्या सिमेट्रिक होगा क्या? तो येस आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो। अब आप सोचोगे सर सिमेट्रिक कैसे हो जाएगा ये? भाई सिमेट्रिक कैसे होगा ना, देखो मान लो आपने एक पॉलीगन लिया P1 और एक आपने पॉलीगन लिया P2, तो अगर P1 और P2 आपका रिलेशन में है, मतलब जितना पॉलीगन P1 में साइड्स हैं उतनी पॉलीगन P2 में भी साइड्स हैं। जैसे मान लो एक मैंने लिया रेक्टेंगल, कोई भी पॉलीगन ले सकता हूँ ना, और एक मैंने लिया स्क्वायर, ठीक है। तो रेक्टेंगल में कितनी साइड है? 4। स्क्वायर में भी कितनी साइड है? 4। तो ये पॉलीगन P1, ये पॉलीगन P2। तो अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर में 4 साइड है तो इसका उल्टा करो, मतलब P1 P2 अगर रिलेशन में है तो क्या P2 P1 भी रिलेशन में होगा? यस सर, P2 P1 भी तो रिलेशन में होगा ना, बताओ आप लोगों का। भाई अगर आप इसका उल्टा कर दो, दोनों में तो सेम नंबर ऑफ साइड्स ही है ना, तो ये सिमेट्रिक भी तो हो जाएगा, बताओ। ठीक है, अब आप सोच के देखो ये ट्रांजिटिव होगा क्या? तो यस आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, ठीक है। आर क्या हो जाएगा बताओ आप लोग का? ट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे मान लो आप 3 पॉलीगन ले लो आप लोग, 3 पॉलीगन कैसे ले लेता हूँ मैं? मान लो एक मैंने ले लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, जैसे ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, सारी साइड्स इक्वल। एक मैंने ले लिया क्या? आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं, ठीक है। ये देखो दोनों ए है, ये बी हो गया। और एक मैं ले लेता हूँ स्केलन ट्राइंगल, स्केलन मतलब जिसकी तीनों साइड अलग होती हैं, जैसे ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। अब अब मैंने 3 पॉलीगन ले लिए, ये पहला पॉलीगन, ये दूसरा पॉलीगन, ये तीसरा पॉलीगन, ऐसे 3 पॉलीगन ले लिया ना, बताओ मैंने। अब मेरे को बताना है कि ट्रांजिटिव कैसे होगा। जैसे मान लो आपने पहला पॉलीगन लिया P1 और P2, तो ये तो रिलेशन में है ना, क्योंकि पॉलीगन P1 में भी कितनी साइड्स है? 3। P2 में भी कितनी साइड्स है? 3। तो P1 और P2 तो रिलेशन में है। अब सोचो क्या P2 P3 रिलेशन में है? बताओ। यस, क्योंकि पॉलीगन 2 में भी 3 साइड है, पॉलीगन 3 में भी 3 साइड है, तो P1 P3 भी तो रिलेशन में आ गया। सोच के देखो, क्योंकि इसमें भी 3 साइड्स हैं, इसमें भी 3 साइड्स हैं, तो ये ट्रांजिटिव भी तो हो गया। तो हम बोल सकते हैं आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा रिलेशन हो जाएगा बताओ आप लोगों का? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ओके जी, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसका देखो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका कह रहा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3 4 5। मतलब ये बोला जैसे आपने कोई राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया ना, लेट से मान लो मैंने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। ये मैंने कोई राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, जैसे कोई ट्राइंगल है ए बी सी और इसकी साइड कुछ ऐसी दे रखी है 3 4 5। राइट एंगल ट्राइंगल पता ना आपको, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है फिर आप इस ए सेट में से, जैसे हमने कोई ट्राइंगल ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस ए सेट में से आप कौन से पॉलीगन उठाओगे जो इस ट्राइंगल से रिलेट करते होंगे? मतलब आप ऐसे कौन से पॉलीगन्स उठाओगे, जैसे हमने मान लो ना उसने मेरे को बोला कि मैंने अगर आपको एक ट्राइंगल दे दिया राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी साइड है 3 4 5, तो आप ऐसे कौन से पॉलीगन उठाओगे जो ये इनसे रिलेट करता होगा? तो ये तो आसान है भाई, देखो ये एक ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल मतलब ये एक पॉलीगन है और इस पॉलीगन की कितनी साइड है? 3। तो देखो रिलेशन क्या है कि अगर आपको दूसरा पॉलीगन उठाना है तो उसमें भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। तो ये एक ट्राइंगल है, तो ये बाकी के सारे ट्राइंगल से रिलेट कर जाएगा, ऑल द ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल इसको दिया ना मेरे को कि राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया आपको, बताओ ये कौन से वालों के साथ रिलेट करेगा? तो यस, ये सारे ट्राइंगल्स के साथ रिलेट कर जाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 नंबर ऑफ साइड्स हैं और बाकी के सारे ट्राइंगल्स में भी 3 नंबर ऑफ साइड ही होंगी, तो ये सारे ट्राइंगल से रिलेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में कौन सा, ये कर दिया हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ आ गया होगा।
अब हम लोग करते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आप लोगों का, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। जैसे मान लो आपने एक्स वाई प्लेन लिया ना, जैसे मान लो आपने एक्स वाई प्लेन लिया, ठीक है, समझाने के लिए, जैसे मान लो ये आपने एक्स लिया और ये वाई लिया। अब आप इसमें जितनी लाइन्स होती है ना उतनी लाइन्स ले लो। जैसे एक L1 लाइन मैंने ये ले ली, एक L2 लाइन ये ले ली, एक L3 लाइन ये ले ली, मतलब जितनी लाइन्स आप ले सकते हो ना उतनी लाइन्स ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट ही लिख देते हैं। तो सेट क्या दे रखा है बताओ आप लोगों को यहाँ पे, ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में जितनी भी लाइन्स होती है ना उन सबको ले लो। ठीक है, ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में हम लोगों ने सारी की सारी लाइन्स ले ली यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो पहला सेट अगर ए है तो दूसरा सेट भी ए ही होगा, दैट इज़ योर ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिलेशन क्या दे रखा है कि अगर आप कोई दो लाइन्स ले लो L1 और L2, तो अगर मैं कोई भी दो लाइन्स ले लेता हूँ ना L1 और L2, ठीक है, सच दैट कि जो L1 है ना इज पैरेलल टू L2। ठीक है, मतलब क्या रिलेशन है कि जो आपकी L1 है ना वो पैरेलल है किसके बताओ आप लोगों का, L2 के। मतलब जैसे मैंने कोई भी दो लाइन ले ली ना तो उन दो लाइन के बीच में रिलेशन क्या है कि पहली वाली लाइन दूसरे वाली लाइन की पैरेलल होगी, L1 इज पैरेलल टू L2। तो हमें क्या शो करना है यहाँ पे, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है ना, कर देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ ये पैरेलल टर्म का मतलब क्या होता है। देखो पैरेलल का मतलब होता है जैसे ये मेरे पास में एक लाइन है, ठीक है, और ये मेरे पास में दूसरी लाइन है। ठीक है, तो लेट से ये आपके पास में एक पॉइंट है ए और ये आपके पास में एक पॉइंट है बी। तो ए से लेके बी तक अगर मान लो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो लेट से मैं अगर सी से लेके डी तक कोई पॉइंट ले लूँ वहाँ भी 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आएगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी 2 सेंटीमीटर का, मतलब अगर मतलब कहने का ये है कि अगर आपने दो लाइन्स ली है ना और दो लाइन्स पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, कितने भी पॉइंट ले लो, उन सबकी डिस्टेंसेज अगर बराबर आ रही हैं तो वो पैरेलल लाइन्स है। छोटे बड़े होने से मतलब नहीं है, ये लाइन छोटी है ये लाइन बड़ी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, कोई भी दो पॉइंट्स अगर आप इन लाइन्स पे ले रहे हो ना अगर वो सेम डिस्टेंस पे है तो पैरेलल हो जाती हैं। जैसे अगर एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी उसके ऊपर ही है तो वो भी पैरेलल होगी। क्यों, क्योंकि अगर एक लाइन ये है दूसरी लाइन भी उसी के पैरेलल है, मतलब उसी के ऊपर है, तो अब देखो पॉइंट सेम जगह पे आ गए तो डिस्टेंस कितनी हो गई, जीरो। तो मैंने क्या कहा था, डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए ना, तो पैरेलल हो जाएंगी। तो अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो यस, आर इज रिफ्लेक्सिव ऑल्सो, आर इज रिफ्लेक्सिव। बताओ आर रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, बिकॉज एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। क्यों, मतलब अगर आपने पहली लाइन L1 ले ली और दूसरी लाइन भी आपने L1 ले ली तो भाई रिलेशन क्या है कि दो लाइन अगर आपने ली है तो पैरेलल होनी चाहिए। पहली लाइन L1 है दूसरी लाइन भी L1 है, तो एक लाइन खुद के पैरेलल तो होती है ना, तो L1 कॉमा L1 तो रिलेशन में आ ही रहा है। बताओ जैसे देखो मैंने ये एक लाइन ली थी L1, दूसरी लाइन भी उसके ऊपर ही ले ली, तो L1 लाइन तो L1 लाइन के पैरेलल ही होगी ना, तो हमने बोल दिया। ऐसे सोचो ये R सिमेट्रिक होगा क्या, तो यस R इज सिमेट्रिक ऑल्सो। ठीक है, R क्या हो जाएगा बताओ आप लोगों का, सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसे, अगर मैं ये कहता हूँ कि L1 L2 रिलेशन में है तो सोचना है इनका उल्टा L2 L1 भी रिलेशन में होगा क्या। भाई आसान है, अगर L1 लाइन पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है, अगर L1 लाइन पैरेलल है L2 के तो L2 लाइन भी तो पैरेलल हो जाएगी यार L1 के, बस एक ही बात है, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव होगा क्या, तो यस R इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। R ट्रांजिटिव कैसे होगा, अब आप तीन लाइन ले करके देख लो, जैसे यहाँ पे है ना, तो आप तीन लाइन ले करके देख लो क्या दिक्कत है बताओ। तीन लाइन ले लोगे ना आप लोग, जैसे एक ले ली L1 L2, दूसरी ली आप लोगों ने L2 L3 और तीसरी ली आप लोगों ने L1 L3। ठीक है, तो अगर इनकी रिलेशन में होने की बात करनी है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 पैरेलल भी तो L3 के हो जाएगा ना यार। तो बस अब आप ऐसा समझ गए होंगे कि अगर AB है BC है तो AC भी आ गया रिलेशन में, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। बताओ, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखो R रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब है ना, ये रिलेशन सब कुछ है, तो रिलेशन क्योंकि सब कुछ है, रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी ट्रांजिटिव, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब आगे क्या बोल रहे हैं, एक पार्ट और रह गया इसका, देखो वो भी कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, फाइंड ऑल द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू 2x + 4।
मतलब ये आपको कोई लाइन, जैसे ये इक्वेशन है ना, जैसे यहाँ पे कोई एक इक्वेशन दे रखी है आपको, y इज इक्वल टू कितना 2x+4, ठीक है। ये आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। गाइस अगर आपको याद हो ना कि कभी भी अगर जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है ना, तो x की पावर अगर 1 दे रखी है यहाँ पे, तो ये पता किसकी इक्वेशन होती है? ये होती है, ये होती है आपके पास में क्या, जनरल, मतलब ये जो इक्वेशन है ना आप लोगों की, ये इक्वेशन आप लोगों की क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। ये आपकी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन के लिए ना देखो पता है कौन सा हम लोग एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, पता कौन सा वाला? एक इसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है आप लोगों का, y इज इक्वल टू कौन सा, mx+c, ठीक है। अभी देखो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस आप याद रखो कि जैसे कभी भी अगर लीनियर इक्वेशन बन रही है ना, तो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को? मतलब लीनियर इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx+c। बेसिकली ये जो m होता है ना आप लोगों को, मैं समझा रहा हूँ, देखो कैसे कैसे करना है। देखो ये y, तो ये y हो गया, ये x हो गया। ये जो m होता है ना बेसिकली, इस m को हम लोग बोलते हैं क्या, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लो ये आपके पास में, चलो समझा ही देता हूँ थोड़ा बहुत। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ठीक है। इसको वैसे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो ये आपके पास में x है, ये y है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मान लो कोई लाइन है इस तरीके से, ठीक है, ये लाइन ले ली मैंने। तो देखो ये लाइन x एक्सिस से किसी एंगल पे उठी हुई है ना, तो कोई भी लाइन x एक्सिस से कितनी उठी होती है ना, उसी को बोलते हैं स्लोप, ठीक है। और ये c क्या होता है बेसिकली, c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, ठीक है। समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो अगर आप कंपेयर करो तो y की वैल्यू y के बराबर, x की वैल्यू x के बराबर, m कितना है 2, और 4 क्या है यहाँ पे c। जैसे मतलब ये ऐसा कह रहा है कि आपके पास में ये x है, ये y है, तो y में जैसे ऐसे जा रहे होंगे ना 0 1 2, ऐसे 3 भी होगा, 4 भी होगा, तो ये लाइन ऐसे 4 को काटती हुई जा रही होगी ऐसे। समझ पा रहे हो बात को? ऐसे y एक्सिस पे 4 पे काटती जा रही होगी, इसलिए इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं, मतलब y पे 4 पे काट रही होगी ये, ऊपर होता है ना 4, तो इस तरीके से। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो आपको ये लाइन दे रखी है ना, क्या लाइन दे रखी है, y इज इक्वल टू 2x+4। तो इस लाइन का स्लोप देखो कितना है बताओ, इस लाइन का स्लोप है आपके पास में m, मतलब इस लाइन का देखो ना, कंपेयर करोगे तो y बराबर y, x बराबर x, तो m कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, 2 आ जाएगा, m 2 हो जाएगा, स्लोप 2 हो जाएगा। तो मतलब आप जितनी भी लाइन ले सकते हो ना एक्स वाई प्लेन में, सारी लाइन ले लो। जैसे हमने यहाँ पे देखो बहुत सारी लाइन ले रखी है ना, L1 L2 L3, आप कोई भी लाइन ले लो, कोई भी लाइन, वही लाइन इसके पैरेलल होंगी जिनका स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ऑल द लाइन्स, आप ये लाइन लिख सकते हो कि ऑल द लाइन्स विच आर पैरेलल, ठीक है, विच आर पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2x+4, दे मस्ट हैव द स्लोप, या ऐसे y इज इक्वल टू 2x+4 हैविंग स्लोप, उनका स्लोप कितना होगा बताओ आप लोगों का, हैविंग स्लोप m इज इक्वल टू 2। मतलब कहने का मतलब सिंपल समझ गए ना आप लोग, कि जैसे मेरे को ये लाइन दे रखी थी, तो मेरे को पूछा इस लाइन के, मतलब इस लाइन के लिए बताओ कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन के कौन कौन सी पैरेलल होंगी, ऐसे बहुत सारी लाइन होंगी, तो इसको m इज इक्वल टू 2 बोल दिया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में नहीं आया ना अभी भी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे को कमेंट में एक बार लिख देना, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। वैसे अच्छे से मैंने समझा दिया है, स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना।